ऐसी डिवीज़न जहां सबको पता है विनर कौन होने वाला है। लड़ाई है तो सेकंड प्लेस के लिए। सेकंड प्लेस लेके जितने भी आगे प्लेस होने वाले हैं वो सब लड़ रहे हैं इस बात पे कि सेकंड कौन प्लेस होगा, और उन सबको यही लगता है कि वो चैम्पियन को चैलेंज कर सकते हैं, वो भी तब जब वो 100% पे ना हो। यहाँ तक कि जिस एथलीट को लोग एक चैम्पियन की तरह देख रहे हैं कि वो शिवम को बीट करेगा, उसे खुद यही लगता है कि वो सिर्फ शिवम को चैलेंज कर सकता है कुछ पोजेज में, वो भी अगर वो अपने 100% पे ना आए। और वो एथलीट है इस साल के दोनों आर्नोल्ड क्लासिक का विनर वेस्ली विजर, और वो चैम्पियन है 5 टाइम ओलंपिया चैम्पियन क्रिस बमस्टेड। आज हम बात करने जा रहे हैं उसी डिवीज़न के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो 2024 मिस्टर ओलंपिया प्रेडिक्शन क्लासिक फिजिक डिवीज़न। मैं हूं अंकित एंड यू आर वाचिंग माइंड टू मसल। मैं इससे पहले ओपन बॉडी बिल्डिंग और मेंस फिजिक की प्रेडिक्शन कर चुका हूं। वो वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हो, और उनसे भी हार्ड था इस डिवीज़न को प्रेडिक्ट करना, क्योंकि यहाँ पर 64 एथलीट्स थे। उनकी प्लेसिंग्स तो छोड़ो, मुझे टॉप 10 सेलेक्ट करने में भी बहुत टाइम लगा। क्लासिक फिजिक और मेंस फिजिक को मिला दें तो अप्रॉक्सीमेटली 120 एथलीट्स कम्पीट करने वाले हैं सिर्फ इन्हीं दोनों डिवीज़न से। और जहाँ तक मुझे लगता है 2 से 3 घंटे लग जाएंगे इनके इंडिविजुअल पोजिंग रूटीन में ही। और इतनी बड़ी पोजिंग रूटीन देख के शायद वहाँ के व्यूअर्स और जजेस बोर ना हो जाएं। और इतने सारे एथलीट्स तो तब हैं जब कुछ मेन एथलीट्स इस साल ओलंपिया में कम्पीट ही नहीं कर रहे। उनमें से कुछ नाम है रफ डीजल। रफ डीजल इस साल इसलिए कम्पीट नहीं कर रहे क्योंकि वो अपने वेट कैप को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, क्योंकि जजेस का भी यही फीडबैक था। और उनके एल्बो में इंजरी भी हो गई, जिसकी वजह से उनका ये डिसीजन फाइनल हो गया कि वो इस साल कम्पीट नहीं करने वाले। दूसरे एथलीट हैं स्टीफन मटाला, जिन्हें फ्रेंच डीनो के नाम से भी जाना जाता है, और वो भी इस साल कम्पीट नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें भी अपने बॉडी में साइज ऐड करना है, पर क्लासिक फिजिक के लिए नहीं, ओपन बॉडी बिल्डिंग के लिए। सही सुना, अब वो ओपन बॉडी बिल्डिंग में स्विच करने वाले हैं क्योंकि उन्हें क्लासिक फिजिक के वेट कैप को हिट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और वो अपना बेस्ट लुक स्टेज पर ला ही नहीं पा रहे थे। 2 और एथलीट्स हैं जो ओलंपिया में कम्पीट नहीं करेंगे क्वालिफाइड होने के बाद भी, और उन दोनों के ही रीज़न सेम है, वीज़ा इशू। पहले हैं लिविन्हो, जिन्होंने साओ पोलो प्रो जीतकर इस साल के ओलंपिया के लिए क्वालिफाई किया था, और दूसरे हैं मिखाइल टिमोशिन। दोनों ही एथलीट्स इस साल ओलंपिया में कम्पीट नहीं कर पाएंगे उनके वीज़ा इशू के कारण, क्योंकि उन्हें वीज़ा ग्रांट ही नहीं हुआ। इस लिस्ट में मैंने 15 एथलीट्स को इंक्लूड करा है क्योंकि 64 एथलीट्स हैं और उनमें से टॉप 10 करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए मैंने टॉप 15 एथलीट्स सेलेक्ट किए हैं जो कि टॉप 10 भी क्रैक कर सकते हैं। और हाँ, मैंने कुछ ऐसे एथलीट्स को भी इंक्लूड करा है जो कि डार्क हॉर्स हो सकते हैं इस साल टॉप 10 क्रैक करने के लिए, पर वो मेरे टॉप 15 में नहीं है। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, एक स्मॉल रिमाइंडर, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारा टारगेट है 300 सब्सक्राइबर टिल ओलंपिया। तो चलते हैं अपनी प्रेडिक्शन पर। नंबर 15 पे मैंने रखा है गैब्रियल को। गैब्रियल ने इस साल टेक्सास प्रो जीतकर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई किया था। वो एक बहुत कंप्लीट एथलीट है। मुझे गैब्रियल में एक ही प्रॉब्लम लगती है, वो है उनका स्ट्रक्चर। ही इज़ नॉट द वाइडेस्ट इन क्लेविकल, जिस वजह से उनका शोल्डर टू वेस्ट रेशियो उतना अच्छा नहीं बनता। पर एक बात है, वो हमेशा कंडीशनड आते हैं, इसीलिए मैंने उन्हें 15th प्लेस पे रखा है। चलते हैं 14th पे। 14th पे मैंने रखा है मैथ्यू ग्रेगो को। मैथ्यू ग्रेगो ने इस साल ओलंपिया क्वालिफाई किया था न्यूयॉर्क प्रो जीतकर, जो कि वन ऑफ द प्रेस्टीजियस शो है IFBB का। करंटली मैथ्यू ग्रेगो इज लुकिंग लाइक ओपन बॉडी बिल्डर। वो एक तो वो बहुत वाइड है और उस पर उन्होंने साइज भी ऐड कर लिया है, स्पेशली उनके फ्रंट पोज में। उनका बैक पोज उतना अच्छा नहीं है, पर इट इज़ गुड इनफ टू प्लेस हिम इन टॉप 15। मैंने उन्हें गैब्रियल से ऊपर उनके वाइड स्ट्रक्चर की वजह से रखा है। नंबर 13 पे मैंने रखा है जे हुन को, जो कि पिछले साल ओलंपिया में 10th प्लेस हुए थे। उन्होंने इस साल ताइवान प्रो जीत के ओलंपिया के लिए क्वालिफाई किया था। उनके पास एक बहुत कंप्लीट और डिटेल्ड फिजिक है, और उनके हैमस्ट्रिंग ड्रॉप तो अलग ही लेवल पर है। वो हमेशा कंडीशनड भी आते हैं। मुझे उनकी प्रॉब्लम लगती है उनकी हाइट और उनके नैरो लैट्स, क्योंकि पिछले साल भी उनकी प्लेसिंग को उनकी हाइट ने ही हर्ट किया था। और आजकल जो जजेस की प्रेफरेंस है वो टॉलर एथलीट्स की तरफ ज़्यादा है। नंबर 12 पे मैंने रखा है लोगन फ्रैंकलिन को। उन्होंने पिछले साल सॉन रे हवाईयन क्लासिक को जीतकर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई किया था, पर वहाँ भी उनकी फिजिक कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एक टाइम था जब लोगन को लोग क्रिस बमस्टेड से कंपेयर करते थे और सोचते थे कि यही क्रिस बमस्टेड को चैलेंज करेंगे आगे जाके, पर उनकी जगह अब दूसरे एथलीट्स ने ले ली है क्योंकि वो इतना इम्प्रूव ही नहीं कर पाते। इस साल वो थोड़े इम्प्रूव लग रहे हैं, पर वो इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं है कि वो टॉप 10 क्रैक कर सके।
उनकी प्रॉब्लम उनके नैरो लेट्स और उनके बैक पोजेज हैं और उनके साइड चेस्ट पोज में भी वो पॉप नहीं है। हो सकता है वो इस साल इतने इंप्रूव होके आ जाएं कि वो टॉप 6 भी क्रैक कर लें, पर अभी के लिए मैंने उन्हें 12th पे प्लेस किया है। नंबर 11 पे मैंने रखा है नायर डार्विन को। उन्होंने इस साल टोरंटो प्रो सुपर शो जीतकर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई किया था। इस साल के सारे क्वालिफाइड एथलीट्स में से उनके पास स्मॉलेस्ट वेस्ट है, उनके पास एक कंप्लीट फिजिक है और उनका फ्लो भी बहुत अच्छा है। उनकी एक ही प्रॉब्लम है कि उनके लैट्स उतने वाइड नहीं है, पर स्मॉल वेस्ट होने के कारण वो एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं जिनसे उनकी वीटे पर बहुत अच्छी लगती है। इनके पास सम ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर है और आने वाले टाइम में शायद ये टॉप 5 तक भी जा सकते हैं। अब चलते हैं अपने टॉप 10 एथलीट्स पर। मैंने 10th प्लेस पे रखा है कार्लोस को। कार्लोस ने इस साल शिकागो प्रो जीत के ओलंपिया के लिए क्वालिफाई किया था। इनके पास एक बहुत कंप्लीट फिजिक है और इनका कोई वीक पोज भी नहीं है। इनके पास डिटेल्स भी हैं, मसल मैच्योरिटी भी है और इनकी लाइंस भी बहुत क्लासिक हैं और ये स्टेज पे एक बोन ड्राई कंडीशन आते हैं। आप उनकी कंडीशनिंग का अंदाज़ा इस पिक से लगा सकते हो कि वो कितने कंडीशन आते हैं। उनकी एक एक मसल अलग अलग दिख रही है और सारी मसल डिटेल्ड दिख रही हैं। लास्ट ईयर ये ओलंपिया में 11th प्लेस हुए थे, पर मुझे लगता है ये इस साल टॉप 10 से भी ऊपर प्लेस हो सकते हैं, पर अभी के लिए मैंने इन्हें 10th प्लेस पे ही रखा है। नंबर 9 पे मैंने रखा है माइकल डाबुल को। माइकल डाबुल को इतने नीचे प्लेस करने का एक ही कारण है कि उनके पास कोई वाव फैक्टर नहीं है। उनके मसल में ना पॉप है और वो मसल बिल्कुल फ्लैट दिखती हैं। उनको एक ही चीज़ इतना ऊपर प्लेस करती है, वो है उनकी कंडीशनिंग। पर जो इस साल नए एथलीट्स आ रहे हैं उनके पास एक बहुत सुपीरियर स्ट्रक्चर है और वो कंडीशनड भी आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो इस साल इन्हें और नीचे पुश कर देंगे। उन्होंने इस साल मसल कॉन्टेस्ट ऑस्ट्रिया में क्वालिफाई किया था ओलंपिया के लिए। फिर उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक यूके और आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो भी खेला, जहाँ पर वो 4th और 5th प्लेस हुए थे शायद। लास्ट ईयर वो ओलंपिया में 6th प्लेस हुए थे। चलते हैं अपने 8th एथलीट पर, जो कि है जस्टिन बदोरीना। उन्होंने इस साल टेम्पा प्रो जीत के ओलंपिया के लिए क्वालिफाई किया था। उनके पास भी ये कंप्लीट फिजिक है, बस उनकी प्रॉब्लम है उनकी बैक। वो एक वर्स्ट बैक तो नहीं है, पर वो बेस्ट भी नहीं है। पर मेरे ओपिनियन में जो उनके पास ओवरऑल पैकेज है, उनके स्ट्रक्चर का, उनकी कंडीशनिंग का, उनके मसल मास का और उनके फ्लो का, वो उन्हें श्योरली टॉप 8 तो क्रैक करवा ही देगा। नंबर 7 पे मैंने रखा है होजे मैनुअल को। होजे मैनुअल ने इस साल ओपन से क्लासिक फिजिक में स्विच करा था और फिर कैलिफोर्निया स्पेन प्रो जीत कर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई किया। फिर ये एम्प्रो प्रो में भी उतरे, जहाँ पर भी ये एम्प्रो प्रो का टाइटल जीत के गए। 22 साल का होने के बावजूद भी इनकी मसल मैच्योरिटी बहुत सुपीरियर है। इनका बैक पोज बेस्ट बैक पोज है इन क्लासिक फिजिक अकॉर्डिंग टू टेरिक, जो कि एक ओलंपिया जज हैं। मुझे इनकी मेन प्रॉब्लम लगती है इनके लेग में साइज़। अगर इनके लेग्स में और साइज़ होता तो ये उससे ऊपर भी प्लेस हो सकते थे। उनको इतना नीचे प्लेस करने का एक ही कारण है और वो है स्ट्रक्चर, क्योंकि टॉप 5 में जो एथलीट्स हैं उनका स्ट्रक्चर बहुत सुपीरियर है। उज़ेमा अभी सिर्फ 22 साल के हैं और उनके पास बहुत पोटेंशियल है। हो सकता है वो आगे जाके टॉप 5 में भी प्लेस हो, पर अभी के लिए मैंने उन्हें 7th प्लेस किया है, क्योंकि 6th प्लेस पे है एक फॉर्मर क्लासिक फिजिक ओलंपिया ब्रेओन एंसले। ब्रेओन लास्ट ईयर ओलंपिया में 4th प्लेस हुए थे और इस साल उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक यूके और दुबई प्रो में भी कम्पीट किया। दुबई प्रो तो वो जीत गए, पर आर्नोल्ड क्लासिक यूके में वो 2nd प्लेस हुए और आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में वो 4th प्लेस हुए थे। ब्रेओन में एक ही प्रॉब्लम है, उनके लेग्स, और वो जिस एज पर हैं उनके लेग्स और इम्प्रूव नहीं होंगे बल्कि और ख़राब होते जाएंगे। और जजेस की जो प्रेफरेंस है वो उनसे हट रही है और दूसरे एथलीट्स पे जा रही है और जजेस टॉलर एथलीट्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक वीक बैक होने के बाद भी अर्श उन्हें कई सालों से बीट करते आ रहे हैं। अर्श की बात आ ही गई है तो 5th पे मैंने रखा है अर्श को। अर्श ने पिछले साल 3rd प्लेस होकर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर लिया था, पर फिर भी उन्होंने टेक्सास स्टेट प्रो खेला जो वो जीत गए। फिर उन्होंने AVLS प्रॉग प्रो भी खेला था, वो भी जीत गए। फिर उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो खेला जहाँ वो 3rd प्लेस हुए। उसके बाद उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक यूके भी खेला जहाँ पर वो 3rd प्लेस हुए और ब्रियन एंसली से बीट हो गए। आर्नोल्ड क्लासिक यूके के बाद उन्होंने ऑफ लिया है और उन्होंने ज़्यादा फिजिक भी नहीं दिखाई अपनी, इसीलिए हमें नहीं पता वो कैसी फिजिक लेके आएंगे, पर वो इम्प्रूव होके तो आएंगे ही। फिजिक का तो पता नहीं, पर मुझे उनके बाल अच्छे नहीं लग रहे। उनको 5th प्लेस पे रखने का रीज़न है उनकी वीक आर्म्स, उनकी बैक और उनकी नैरो क्लेविकल, क्योंकि इनसे ऊपर जो एथलीट मैं प्लेस करने वाला हूँ उसके पास ये सारी चीज़ें हैं। और 4th प्लेस पे मैंने रखा है माइक समरफील्ड को। माइक समरफील्ड इस साल बहुत इम्प्रूव होके आ रहे हैं, उनकी कंडीशनिंग भी बहुत अच्छी है। उनके पास वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर है क्लासिक फिजिक में, एक नैरो वेस्ट है और एक वाइड शोल्डर है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइड है अपने हाइट के मुकाबले, मतलब ये टॉलर ना होने के बाद भी बहुत वाइड दिखते हैं टॉलर एथलीट्स के सामने। अर्श के पास जितनी वीकनेस है वो इनकी स्ट्रेंथ है। अर्श के आर्म्स वीक हैं,
वो इनकी स्ट्रेंथ है। अर्श के पास नैरो क्लेविकल है, वो इनकी स्ट्रेंथ है। इनके पास वाइड क्लेविकल है। प्रॉब्लम है उनके बैक में, उनका बैक पोज इतना स्ट्रांग नहीं है। पर यही सेम चीज़ अर्श के लिए भी है। अर्श का भी बैक पोज स्ट्रेंथ नहीं है उनकी, इसीलिए मैंने माइक को इस साल ऊपर प्लेस किया। अगर आप उनके रीसेंट अपडेट्स देखो तो वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, और पर्सनली मुझे लगता है कि माइक इस साल अर्श कालिंस्की को बीट कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे, टॉप 3 एथलीट्स की। पर उससे पहले हम कुछ ऐसे एथलीट्स की बात कर लेते हैं जो कि डार्क हॉर्स हो सकते हैं इस साल के ओलंपिया में, और वो टॉप 10 क्रैक कर सकते हैं अगर वो अपने बेस्ट पे आते हैं या इम्प्रूव होके आते हैं। वो कुछ एथलीट्स हैं रॉबर्ट टिम्स, मैथियस, फैबोनी, फैबियो जूनियो, ल्यूका और बाकी। ये सारे वो एथलीट्स हैं जो अगर इम्प्रूव होके आते हैं और फील्ड आते हैं तो शायद ये टॉप 10 क्रैक कर लें। अब चलते हैं अपने टॉप 3 पर। तो आप सबको विनर तो पता ही है, विनर तो क्रिस बम्पस्टड ही होने वाले हैं, क्योंकि वो अपने कंपटीशन से बहुत आगे हैं। बाकी सारे एथलीट्स एक तरफ और क्रिस बम्पस्टड एक तरफ। उनका स्ट्रक्चर और उनका फ्लो, अगर वो 85% पे भी आते हैं तो वो सबको बीट कर देंगे। क्रिस बम्पस्टड पिछले साल भी अपने 100% पे नहीं थे, फिर भी उन्होंने सबको बीट कर दिया था। और हर टाइम कभी ना कभी या तो उनको इंजरी हो जाती है या तो उनकी किडनी इशू की वजह से उनके बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाता है, और फिर भी वो अपना ओलंपिया टाइटल डिफेंड कर लेते हैं। इस साल तो वो बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं अपनी बॉडी को। अगर वो 90% भी आते हैं तो नो वन इज़ बीटिंग हिम। बात करते हैं अपने सेकंड और थर्ड की, कि सेकंड और थर्ड कौन आएगा। इस साल वेजली ने रेमोन को आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में बीट कर दिया, और तभी से उन्हें एक थ्रेट की तरह देखा जाने लगा। पर इससे पहले रेमोन ने उन्हें हर बार बीट करा है, वो भी बहुत बड़े मार्जिन से। रेमोन के पास एक बहुत कंप्लीट और बैलेंस फिजिक है, मोर देन क्रिस बम्पस्टड। उनके पास हर मसल है, कोई भी वीक मसल पार्ट नहीं है उनके पास। कि बैक वीक लगती थी उनके पोजिंग की वजह से, पर अगर आप उनकी रीसेंट अपडेट्स देखो तो उनकी पोजिंग बहुत अच्छी हुई है और उनकी बैक अब वाइड भी लग रही है। वहीं वेजली के पास बहुत सारी वीकनेस हैं। उनकी वेस्ट एक वाइड वेस्ट है, स्पेशली एब्स एंड थाई पोज में। उनके लेग्स भी, उनके क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग और उनके ग्लूट्स इतने अच्छे नहीं हैं कि वो रेमोन से मुकाबला कर सकें। और आपने वीडियोस भी देखी होंगी जहां पर सब ये बोल रहे हैं कि उन्होंने रेमोन को 1 पॉइंट से बीट करा था, वो भी रेमोन अपने बेस्ट पर नहीं थे और उन्होंने सिर्फ 6 वीक्स की प्रेप करी थी। अब मैंने रेमोन की इतनी तारीफ कर दी तो आपको लग रहा होगा कि मैं रेमोन को सेकेंड प्लेस पर रखने वाला हूँ, पर नहीं। सेकेंड प्लेस पर मैं रखूँगा वेजली विजर को। क्यों? क्योंकि पहले इंसान यहाँ से हारता है, फिर वो फिजिकली हारता है। और रेमोन जब से वेजली से बीट हुए आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में, तब से वो अपनी सेकंड प्लेस बचाने के लिए प्रेप कर रहे हैं, ना कि फर्स्ट आने के लिए। और वही जब से वेजली ने रेमोन को बीट करा है, वो फर्स्ट प्लेस के लिए प्रेप कर रहे हैं। उनका टारगेट क्रिस बम्पस्टड है, रेमोन डिनो नहीं। वेजली ने ये तक कह दिया है कि रेमोन कभी भी उनको बीट नहीं करने वाले, और यही माइंडसेट होती है एक चैम्पियन की। मैं उनके माइंडसेट की वजह से उनको सेकंड प्लेस कर रहा हूँ कि अगर आप मेंटली एक चैम्पियन हो तो आप फिजिकली भी बन जाओगे। वेजली ने प्रेप करी है क्लासिक फिजिक में डोमिनेट करने के लिए, और रेमोन प्रेप कर रहे हैं अपनी सेकंड प्लेस बचाने के लिए। और इसीलिए उन दोनों के माइंडसेट में जो चेंज हुआ है उसे देखते हुए मैं रेमोन को प्लेस कर रहा हूँ थर्ड प्लेस पे और वेजली को सेकंड प्लेस पे। और विनर तो आप सबको पता ही है, क्रिस बम्पस्टड। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग, माइंड टू मसल, साइनिंग ऑफ।